हरे कृष्ण आप सभी को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर आज पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, तो डेली इस पे एक चैप्टर अपलोड होता रहेगा और उस चैप्टर में जितने नोट्स बनाने की ज़रूरत है केवल उतने ही नोट्स हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा। एनसीईआरटी को बिल्कुल मस्त होके पढ़िए। एनसीईआरटी बच्चों हर पेपर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। आप चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ो, उससे कोई आपको मनाही नहीं की जा रही है कि भाई आप उसको ना पढ़ें, लेकिन सबसे पहले अपना आधार, अपना बेस एनसीईआरटी को बनाओ। आपको एग्ज़ाम में जो अलग ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि अगर शायद पहले पढ़ ली जाती तो कितनी जल्दी मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों एक बेस है। अगर हम किसी भी मकान को बनाते हैं तो पहले हमें पिलर बनाने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट तो लेंटर नहीं डाल सकते ना। तो ये जितने पब्लिकेशंस की किताबें होती हैं, कोई भी पब्लिकेशन है, देखो हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेस्ट करता है, तो पब्लिकेशन बेस्ट करेंगे। पब्लिकेशन भी अपनी तरफ से कोई गलत उसमें नोट्स या गलत डाटा तो अपलोड नहीं करेंगे, मतलब वो अच्छा मटेरियल देंगे आपको। लेकिन बच्चों उस इतने अच्छे मटेरियल में क्या छठी क्लास से 12वीं तक का टोटल मटेरियल आना संभव है? आप खुद सोच के देखो। तो उसके लिए आपको अपने पहले कुछ नोट्स एनसीईआरटी के बना लेने चाहिए। देन आपको कोई भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे ना, तो आपको देखना कितना मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका बेस बन चुका, आपके पिलर बन चुके, बस अब उस पर लेंटर डलने की देरी है। लेंटर का काम कौन कर देगा? कोई पब्लिकेशन या कोई भी आपका टीचर या आपकी कोई भी किताब जो आपको अच्छे से समझ आ रही है। लेकिन बच्चों जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी यात्रा, आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो मेरा मानना ये है, मेरी एडवाइस आपको ये है, एनसीईआरटी को अगर समय है आपके पास 6 महीने, 1 साल, अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके पास, देखो समय वैसे सबके पास होता है। हमें ऐसा लगता है कि 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ना इतना पहले से ही इतना कंफ्यूज कर लिया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हमें लगता है बस इस 1.5 महीने में हमें क्रैक करना है एग्ज़ाम और जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। और आपको पता है ऐसा रिजल्ट बहुत ही रेयर आता है, वो उन बच्चों का आता है 1.5-2 महीने में रिजल्ट जो पहले से प्रिपेयर हैं, जिनका पहले से बेस स्ट्रॉन्ग है, या वो अपने स्कूल के टॉपर रह चुके हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो बच्चों जिनके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है उनको 1.5-2 महीना, 3 महीना भी शायद इनफ है। लेकिन हर इंसान को जिस तरह दवा सेम नहीं लगती, उसी तरह हर इंसान को भी किताबें सेम शूट नहीं करेंगी। कि आपको मान लो मैं लूसेंट बता दूं या कोई भी किताब, या मेरे अलावा कोई भी हमारा अध्यापक गण आपको कोई बुक बता दे और आपको लगे बस इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बच्चों एक झांसा हो जाएगा। आप अपने साथ धोखा ना करें। आप सबसे पहले, अगर आपके पास, अगर जैसे आपने 12th की है, अगर आपके पास 12th के बाद पूरा टाइम ही तो टाइम है आपके पास, और इस एनसीईआरटी को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो आपको बच्चों 2 महीने का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो 2 महीने का समय नहीं लगेगा, ठीक है, 6 to 12 तक की। लेकिन उसके बाद जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट, जो असर दिखेगा, वो बच्चों कुछ गजब का होगा। आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ने के बाद एक बार यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का पेपर लेकर देखो, उसको करके देखो, आपको ये लगेगा कि मैं 12th के बाद भी क्या यूपीएससी के लायक हूँ। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि बच्चों सारा का सारा जो गेम है ना वो एनसीईआरटी से है, सारा का सारा गेम पिलर पे है। आप देखते हो जब कोई भी बड़ी सी इमारत बन रही होती है तो उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही मजबूत सा सरिया डलता है। वो इसलिए डलता है क्योंकि उसको फिर कितना भी मंजिला ले जाएं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा सिर्फ आपको यही एक मतलब सलाह है मेरी आप लोगों से, एक एडवाइस है कि अगर आप एनसीईआरटी को अपना आधार बनाकर तैयारी करेंगे तो आपको बच्चों डर नहीं लगेगा। आपको ये रहेगा कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूं, मैंने बिल्कुल जमीन से तैयारी स्टार्ट की है, मैं कहीं भी हवा में नहीं हूं। अब होता क्या है, कई बार आपको कोई पब्लिकेशन की बुक बता दी जाए, आपने वो पढ़ी, पहली बात तो आपको समझ में नहीं आती प्रॉपर। क्यों नहीं आती? क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर नहीं है। और अगर समझ आ भी जाए तो फिर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि कुछ भाषा बदल दी। भाषा नहीं बदली। अब आप देख रहे हो एनसीईआरटी में जैसे आखेटक शब्द है, संग्राहक शब्द है, पुरातत्वविद शब्द है। अब इनको एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे पब्लिकेशन की किताबों में,
वो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो आपको एक इतना मान के किताबों में अपना डाटा लिखते हैं कि इतना तो शायद तुम्हें पता होगा। जैसे आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्टली बच्चों के साथ कुछ टीचर्स क्या मान लेते हैं कि भाई ये तो चीज़ बेसिक है तो तुम्हें आती ही होगी। ये मानना सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। हमें अगर शुरुआत से पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल जीरो से ही मानना बच्चे को। मतलब हम टीचर्स को भी और बच्चे को भी खुद की तैयारी के लिए पहले एक बार आपको जीरो से उठने में टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन जब जीरो से उठोगे तो कॉन्फिडेंस बच्चों भर भर के होगा आपके अंदर। तो मेरी उम्मीद है कि आप अपना आधार एनसीईआरटी को जरूर बनाएंगे। जिन बच्चों को जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जरूर बनाएं। अगर उनके पास 6 महीने 8 महीने 10 महीने का समय है, बच्चों ये 6 महीने और 8 महीने आपको 60 साल तक के लिए सिक्योर कर देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरे पास तो 2 ही महीने हैं। किसी के पास ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने हैं। आप अपना बहुत सारा टाइम सोच सोच के खराब कर देते हो। तो उसको अगर हम इस समय को अपने काम में लगाएं और करने में इन्वेस्ट करें तो आपको लगेगा कि 2 महीने में यार इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी वाली सलाह है मेरी तरफ से, मेरे अनुभव से, मेरे जितने भी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ उस एक्सपीरियंस से, कि मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना समय है, हम चैप्टर टू चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल मस्ती में पढ़िए, कहीं ट्रेन में जा रहे हो तो भी आप आराम से एक चैप्टर पढ़ सकते हो। एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद खुद ही खुद माइंड में ना उस चीज़ों को रिवाइज करते रहो कि पूरा तत्वविद क्या थे, या फिर आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कृषि कहाँ हुई, फिर सबसे पहले मानव क्या बना, पशुपालक बना या कृषक बना। जब ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, सोचते रहो उसके बारे में। यही तो रिवीजन है बच्चों। आप कई बार टॉपर की स्ट्रेटजी सुनते हो तो उसमें क्या बताया जाता है कि मैं 14 घंटे पढ़ता या पढ़ती थी या 18 घंटे पढ़ता या पढ़ती थी। बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप किसी टॉपर से पर्सनली मिलिए, आप उनसे पूछिए कि आप 18 घंटे किताब को ही पढ़ते रहते थे। उनका कहने का मतलब है कि वो मान लो 8 घंटे पढ़ते थे तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे उस डाटा को रिवाइज करते थे, मतलब उससे बाहर नहीं आते थे। वो ये कहना चाहते हैं कि हम उसके टच में थे। वो ये नहीं बोल रहे हम किताबी कीड़े बने रहे। और आप क्या समझ जाते हो 14 घंटे 18 घंटे हमें पढ़ना है। चलो बातें तो होती रहेंगी। ये एक छोटा सा आपको इंस्ट्रक्शन था मेरी तरफ से एनसीईआरटी के लिए। आज 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 3rd चैप्टर बच्चों आपके सामने है। 3rd चैप्टर एनसीईआरटी 6th क्लास की हिस्ट्री बुक का आरंभिक नगर। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमारी सीरीज में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले मानव किन चीज़ों को खाता था, जैसे कि मांसाहारी था या शाकाहारी था। पहले मानव किस तरह के हथियार प्रयोग में लाता था, पहले के मानव ने किस तरह से चीज़ों को सीलना शुरू किया। पत्थर के ही हथियार थे जिनसे वो सिलाई भी कर रहा है, पत्थर के हथियार हैं जिससे किसी पशु की खाल को उतार रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक बेसिक पढ़ चुके हैं। 3rd जो स्टोरी आज की रहेगी तो आपके सामने आरंभिक नगर। जैसे आपके सामने 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। पहले जरूर 2-4 मिनट के लिए बच्चों कहानी का ना मोरल समझा करो। कहना क्या चाहता है लेखक, कहना क्या चाहता है राइटर, पहले वो समझो, तब आपको मजे से समझ आएगा चैप्टर। लिखा जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास, जसपाल और प्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। जिसे बच्चे भूत बंगला कहते थे ना, तो कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। किसने देखा ऐसा? जसपाल और हरप्रीत ने। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। कोई मतलब उसकी वास्तुकला की तारीफ कर रहा है, किसकी? खंडर की। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? आपस में उनका जो कन्वर्सेशन चल रहा है तो उसमें क्या कहा जा रहा है, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। तो आपस में जो कन्वर्सेशन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि हम अपने क्षेत्र के मंत्री जी को कहें, हम पत्र लिख के उन तक अपना संदेश पहुंचाएं कि इस खूबसूरत घर को
अच्छे से सुरक्षित रखने और मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो बच्चों, जैसे दो बच्चों की फोटो लगाई गई यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं आएंगे, क्वेश्चन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी किताब को इतना आसान भाषा में बनाया गया है, इस इतनी आसान भाषा में उसको लिखा गया है कि हर कोई व्यक्ति उसको समझ सके, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप इसको इजीली बहुत अच्छे से एक स्टोरी के आधार पर सीख जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्योंकि छठी क्लास की बुक है, तो छठी के बच्चे के अंदर मैच्योरिटी लेवल इतनी कैसे आएगी, तो उस बच्चे को एक कहानी की तरह कुछ इमेजेस की हेल्प लेकर उस बच्चे को ऐसे याद करा देना है कि उसको लगे, उसको लोड ना लगे, चैप्टर का एक लोड ना लगे, बल्कि उसको मजा आए उस चैप्टर को समझने में। तो हमें यहाँ से क्या मोरल मिल रहा है कि बहुत पुराने से कुछ खंडर थे जिनकी नक्काशी, जिनकी कारीगरी की तारीफ की जा रही है, और उन्हीं के बारे में आज हम आरंभिक नगरों में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पुराने खंडर। ठीक है, पुराने खंडर अब वो किससे रिलेटेड है, वैदिक सभ्यता से, या फिर मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, या हड़प्पा सभ्यता से, ये चीज हमें इसमें आज पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका एक माइंड में मैप क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यही किया करो कि पहले आपको ये क्लियर हो मैं आज सीखने क्या जा रहा हूं। आपने खुद को बिल्कुल प्रेशर कुकर बना लिया है, मतलब हर टाइम रट्टा या हर टाइम स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ना। देखो आपके सामने एक शब्द आया है जिसको देखते ही अब आप पूरी स्टोरी में से कम 60% बात समझ गए होगे कि आज मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं या क्या पढ़ने जा रही हूं, और मुझे समझ आ गया कि इस चैप्टर के बारे में हमने भी स्कूल में पढ़ा हुआ है बच्चों, आपने, हमने, सबने। तो देखिए लिखा हुआ है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत, बिल्कुल मजे में सुनना, जितना नोट्स का पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कोई भी पुरानी इमारत आप देखोगे तो उसको देखने के बाद हमारे मुख से उसी टाइम उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर निकलता है कि देखो कितने अच्छे से बनाई गई है, देखो इस पे कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है, देखो आज तक भी ये मकान वैसा का वैसा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम उससे रिलेटेड करते ही हैं। तो लिखा है अक्सर पुरानी इमारत हमारी कहानी बताती है, अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो बच्चों आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले इंजीनियरों को क्या मिला, हड़प्पा पूरा स्थल। और कहां पर मिला बच्चों, पंजाब में। ठीक है, समझते चलना स्टोरी को। 150 साल पहले इंजीनियर्स वहां पे क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। वहां पर उनको अचानक से क्या दिखाई दी, हड़प्पा पूरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो आज की डेट में कहां पर है बच्चों, पाकिस्तान में। अच्छा, कुछ बच्चों को इस बात की नॉलेज ना हो कि सर पंजाब बता रहे हो और पाकिस्तान की बात कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के अंदर भी एक क्या है, पंजाब। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है आपके लिए। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब है, बंटवारा हुआ तो उसमें से पंजाब का कुछ हिस्सा उधर और कुछ हिस्सा इधर। ठीक है, तो पंजाब पाकिस्तान में भी है। अब इसने लिखा है जैसे कि जो आधुनिक पाकिस्तान में है, यानी कि जो हड़प्पा पूरा स्थल है, हड़प्पा नाम की जगह भारत में नहीं है। हड़प्पा नाम की जगह इस समय कहां पर है, पाकिस्तान में। हड़प्पा हमारे भारत में स्थित नहीं है, किसी राज्य, किसी केंद्र शासित में हड़प्पा नाम की जगह नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से बात समझ आ रही होगी आपको। यहां तक आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है, किन्होंने सोचा, इंजीनियर्स ने, जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उनको लगा कि बड़ी पुरानी सी इमारत है और अब तक वो इमारत अगर टिकी हुई है तो यहाँ की तो ईंटें बड़ी अच्छी, बड़ी मजबूत रही होंगी, उनकी अच्छे से पकाई की गई होगी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लाए। बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनके नोट्स बनाने, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसके नोट्स इसमें से बनाने होंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई।
कौन सी इमारतें नष्ट हो गई? जो हड़प्पा सभ्यता के समय की इमारतें थी, वो पंजाब में जो इंजीनियर्स गए, जिनको काम दिया गया था, जिनको टेंडर दिया गया था किस चीज का, रेलवे लाइन बिछाने का, उन लोगों ने वहां पर कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक लालच आया कि कितनी अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, तो इन ईंटों को यहां से उखाड़ लेना चाहिए, जिससे कुछ इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि जो खंडर थे वो हमारे उपमहाद्वीप, बच्चों जियोग्राफी में समझाऊंगा उपमहाद्वीप और महाद्वीप किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या इनके बारे में बताया जाता है, वो सब चीज़ें क्लियर करूंगा। फिलहाल आप समझिए कि जो उपमहाद्वीप है वो देश से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हमारा भारत है तो भारत से थोड़ा एक बड़ा कह सकते हैं, बल्कि भारत को भी एक उपमहाद्वीप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भारत से भी कुछ देश अलग हुए हैं, तो भारत भी कोई उपमहाद्वीप से कम नहीं है। भारत का भी क्षेत्रफल, भारत भी इतना बड़ा था कि उसमें से जब देश के देश बच सकते हैं, तो भारत को आप कोई देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप की तरह काउंट कर सकते हो। तो बाकी चीजें तो जियोग्राफी में समझाऊंगा ही, अभी इतना समझो। यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये किसको लगा? पुरातत्वविदों को। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें उन्हें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो बच्चों कहाँ की इमारतें कहा गया उनको? हड़प्पा सभ्यता। बार बार आप चेक कर रहे हो, बार बार पढ़ पा रहे हो कि सारी कहानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। इंग्लिश में कहेंगे इंडस और सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके दो नाम हैं, एक सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों इसमें अभी तक की जो भी काम की बात है, जो नोट्स बनानी है, वो क्या बनानी है? पंजाब के अंदर हड़प्पा पूरा स्थल की खोज हुई। पूरा स्थल जो हड़प्पा पूरा स्थल के नाम से मिला, वो कहाँ मिला? पंजाब में। कौन सा पंजाब? जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान। आप देख पा रहे हो कि मुश्किल से एक या दो लाइन बनेगी। पंजाब के अंदर हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, आपको ये इंजीनियर्स वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना है। पहली बार हड़प्पा स्थल की कहां पर खोज हुई? पंजाब में। पंजाब कहां पर? पाकिस्तान में। भारत वाले पंजाब की बात नहीं हो रही है। उसके बाद बच्चों इसमें से खंडर में से ईंटें निकाली गई, या फिर उन ईंटों का मतलब अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी, ये कोई क्वेश्चन का भाग नहीं है। बस इस पूरे के पूरे आर्टिकल में से आपके लिए 1, 2 और 3 बातें बहुत काम की हैं। उसके बाद एक लास्ट लाइन देखो, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये लाइन भी आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें, ये लाइन भी आपके लिए काम की है। यानी आपको ये भी लिख लेना है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, एक बार पहले इसको समझेंगे तब हम उधर चलेंगे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, आप देख पा रहे हो यहां पे लिखा है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, यानी पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब नहीं। और सिंध प्रांत, सिंध प्रांत भी बच्चों कहां पर है? पाकिस्तान में। पंजाब भी कहां पर है? पाकिस्तान में। और अब भारत की बात चल रही है, भारत में कहां पर हड़प्पा से रिलेटेड जो स्थान या पूरा स्थल पाए गए उनके बारे में देखो। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब जो इसके बहुत ज़्यादा हमें स्थान प्राप्त हुए हैं, पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ पर? भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हमें ये प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। बच्चों ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट मिली हैं, जो आज की डेट में, आज वर्तमान टाइम में हमारे पास है ही नहीं, हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो चीजें हमें मिली हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। बच्चों ये पूरा का पूरा अपने नोट्स में जरूर लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब
यहां से पढ़ना। अब इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में, मतलब नगर इतने बड़े बड़े थे कि उनके हिस्से बनाने की जरूरत पड़ रही थी। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो छोटा भाग था वो कहां बना था? ऊंचाई पर। और जो पूर्वी भाग, जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है, जो पूर्वी भाग है वो बड़ा है, लेकिन यह निचले भाग पर बना था। इसमें से बच्चों आपको सिर्फ कितना लिखना, देखो जो भी नगर थे उन नगर का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा और नगर का जो पूर्वी भाग था वो बड़ा। ये बात जरूर नोट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। बच्चों एक ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ऊंचाई वाला जो भी भाग था, अभी देखो बताया गया ऊंचाई पर बना था। कौन बना था ऊंचाई पर? पश्चिमी भाग जो छोटा था, ठीक है, वो कहां बना है? ऊंचाई पर। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या नाम दिया? नगर दुर्ग। ये सब चीजें नोट करनी है आपको। पूरे चैप्टर में से ही देखना, आप एक पेज से या 1.5 पेज से ऊपर के नोट्स ही नहीं बनते हैं। बेवजह डरते हो कि इतना टाइम लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, बेवजह अपना टाइम खराब करते जा रहे हो आप। तो इसको इन्वेस्ट करो यहाँ पे टाइम अपना, यहाँ से निकल के आएगा सब पेपर। और निचले हिस्से को निचला नगर, निचले हिस्से को निचला नगर, यानी निचला हिस्सा कौन सा था? निचला हिस्सा था बच्चों जो पूर्वी हिस्सा था, जो बड़ा था। बड़ा हिस्सा कहाँ था? निचले इलाके में, ठीक है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं है और कुछ यहाँ से हमें लिखने का, हाँ समझने के लिए अच्छी बात है। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। एक आपका बिल्कुल माइंड में मैप बन जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस तरह की थी। अब मान लो कहीं ईंटों से रिलेटेड कोई बात पूछी गई, आपको पता है बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे से पकी हुई ईंटें थी, तभी तो कई हजार साल तक भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रही। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग। अब पहले तो देखो नगर दुर्ग, हर बात पिछली बात से जुड़ी होगी एनसीईआरटी में, तभी कमाल की बोला जाता है इन किताब को। इतने कमाल की किताब है, इतने कमाल का डिजाइन किया हुआ सिलेबस है कि आपको कहीं ये फील ही नहीं होने देगा कि भाई ये बिल्कुल हवा में कोई बात नहीं होगी यहाँ पर। जैसे देखो नगर दुर्ग क्या है, अभी बताया गया था आपको ऊंचाई वाले भाग, जिनको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? नगर दुर्ग। और ऊंचाई वाला भाग क्या था? आपको अभी बताया मैंने, जो छोटा भाग था। कहां बसा था? पश्चिमी भाग में। तो क्या कहा गया है? कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, मोहन जोदड़ो, जिसे मोहन जोदारो भी कहा जाता है, में खास तालाब बनाया गया था। आगे हम देखेंगे किताब में दिया है तालाब किस तरह से बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान, आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, इसके नोट्स बनाने हैं, वहां से जो आपको लिखना है या टाइप करना है वो देख लेना, मैं बता चुका हूं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल मजे मजे में पढ़िए, बिल्कुल भी बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 1 या 1.5 पेज, इतना तो बच्चों पढ़ना भी पड़ेगा। अगर 60 साल तक अपनी लाइफ को मजे में रखना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको 1-1.5 पेज, अगर एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। जो सीरियस बच्चा है वो इतना सिलेबस को कुछ मानता ही नहीं है। 1-1.5 पेज को क्या मानना हमें? हमारे तो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, इस 1-1.5 पेज से हमें क्या होना है? इसको तो हम तभी डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो देखो कुछ नगरों के नगर दुर्ग, अभी फिर बताया गया था आपको, वही बात यहाँ पर है। ये मैंने जैसे ऊपर किया तो वही लाइन यहाँ पर आ गई। तो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार है
वो कहां पर स्थित है या किस नगर में स्थित था? तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? मोहन जोदारो या मोहन जोदड़ो। आपसे ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा गया है बहुत बार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको कि मोहनजोदारो में क्या है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदारो में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। बच्चों, इसका महत्व समझो। देखो, मोहनजोदारो जो जगह है या मोहनजोदड़ो जो जगह है, इसमें एक विशाल स्नानागार, जैसे मैं अपने आज के टाइम की बात करूं तो हमारे हरिद्वार में जैसे कि घाट बना रखे हैं बच्चों, हरिद्वार में घाट बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हर की पौड़ी सुना है आपने, तो जो घाट बनाए गए हैं वो घाट किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। वो क्या है? विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते हैं। यानी कि आपको पता है कि हम अच्छे अच्छे अवसरों पर, जो हमारे देश में कुछ त्योहार आते हैं, उन त्योहारों पर हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को, माँ बाप को, दादा दादी को हम हरिद्वार का स्नान करा के लाते हैं, क्योंकि गंगा जी के जल को पवित्र माना जाता है। तो जिस तरह हम वहाँ पर त्योहार वगैरह पे या किसी स्पेशल डे पर हम वहाँ पर लेकर जाते, तो हम अकेले थोड़ी ना नहा रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि सबके लिए है ना वो। तो इसी तरह का विशाल स्नानागार जो आज के टाइम में हमारे हरिद्वार हर की पौड़ी या हरिद्वार गंगा जी के घाट पर कई जगह पर है, तो सेम उसी तरह का बच्चों ये बड़ा सा विशाल स्नानागार था, जहां पर लोग किसी विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नहीं तो सभी के घरों में बच्चों पानी की व्यवस्था थी। किस प्रकार की पानी की व्यवस्था थी, आगे हम इसी चैप्टर में समझेंगे। चलिए, इतना समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि इतना जितना मैंने अभी तक समझाया, अगर इसको कोई बच्चा आराम से सुने ना, तो भी वो इस पूरी स्टोरी को किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ देर बाद पूरा समझा सकता है। तो बस आपको अगर इतना क्लियर हो गया तो पूरी मेहनत सफल हो जाएगी हमारी भी। आगे देखो बच्चों, एक बार मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहता हूं कुछ चीजें इसमें से। देखो, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, मैंने कहा भी कि हमारा भारत कोई एक छोटा सा देश नहीं है, हमारा भारत उपमहाद्वीप की तरह है। हमारा भारत उपमहाद्वीप की तरह क्यों है बच्चों, ये सब मैप के थ्रू समझाऊंगा आपको, चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ देश जो इसके मतलब कुछ देशों की वजह से, जिन देशों के जुड़ने से या हटने से इसका नाम उपमहाद्वीप पड़ता है, वो सारी स्टोरी आपको विद मैप समझाऊंगा तो क्लियर ज्यादा होगी। जैसे देखो, अब ये मैप है तो एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में, तो इस चीज को एक बार देखो आप ध्यान से। देखो बच्चों, जो इतना पार्ट बना हुआ है, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं सीरियस का मतलब उसको नहीं बोल रहा हूं जो हंसता ही नहीं है, मेरा मतलब सीरियस से मतलब यहां पर वो है जो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है, जिसको ये लगता है कि भाई मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, मेरा टाइम बिल्कुल जहां भी लगे काम की बातों पे लगे, और वहां से जल्दी सिलेबस मेरा कनेक्ट हो जाए एग्जाम से और मैं पेपर क्लियर करूं और जल्दी से सफल हो जाऊं, वो सीरियस है। सीरियस का मतलब ये नहीं आप हंसना छोड़ दें या हंसी मजाक बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल मस्त रहो, पढ़ाई मस्त होके करोगे, कूल होके करोगे तो ज़्यादा याद रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, सीरियस कैंडिडेट को क्या याद होना चाहिए, ये जो इतना पार्ट है बच्चों, ये इतना जो पार्ट है, ये हमारे भारत के मैप में आप देखना, ये भारत के मैप में वो सीमा को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी सीमा वाला राज्य बताया जाता है, जिसका नाम बच्चों क्या है? गुजरात। ये वो नगर है जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा या सत्याग्रह की शुरुआत की। ये गुजरात की मैं बात कर रहा हूं। गुजरात में धोलावीरा, सूरकोतदा, इस तरह की बच्चों जगह थी। देखो, आज भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
हमें पता ही नहीं होता बहुत से बच्चों को, क्योंकि वो रट्टा मार रहे होते हैं। कोई भी पब्लिकेशन की बुक ली, उसको पढ़ना पहले शुरू कर देते हैं। उसमें मान लो सामने ऐसे लिखा हुआ है हड़प्पा, उसके सामने का एक नगर लिखा हुआ है, तो बच्चों ऐसे रटने की बजाय एक बार इसको ऐसे भी समझ लेना, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये गुजरात है, ये गुजरात से ऊपर की जगह है, उस टाइम पे इस तरह नहीं बना हुआ था। अब देखो यहाँ पे कालीबंगा लिखा है, कालीबंगा। गुजरात मान लेते हैं, ये गुजरात है, मान लो ये गुजरात बना लिया हमने। गुजरात के ऊपर क्या बच्चों? राजस्थान। तो जो राजस्थान है, उस राजस्थान में ही क्या है? कालीबंगा। अब इस राजस्थान से ऊपर क्या है? हरियाणा। हरियाणा में क्या बच्चों? राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी। और आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, ये सब चीजें बच्चों मैं अपनी वीडियो में आगे भी समझाऊंगा। फिलहाल मैप मेरे सामने है, तो मैं मैप से कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं जो दिमाग पे छप जाए एकदम। देखो लोथल है, लोथल बच्चों बड़ा फेमस नगर रहा है इसका। क्यों बड़ा फेमस नगर रहा है? क्योंकि लोथल वो जगह है। आप बताओ लोथल है कहां पर? गुजरात में। गुजरात के बिल्कुल पास में क्या है? समुद्र है। समुद्र है तो बच्चों बंदरगाह भी होगा। समुद्र है तो बंदरगाह भी, जिसे इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर ऐसा है जहां पर बंदरगाह स्थित है? तो बच्चों लोथल ही तो है। और लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में। तो आपको इतना काम जरूर करना है, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हमारे इस चैनल से, इतनी मेहनत साथ साथ करते चलो। मुश्किल से मान लेते हैं 30-40 पेज बन ही गए, एनसीईआरटी के 50 बन गए, लेकिन उस 50 के बाद जो 51वां पेज होगा ना बच्चों, वो इतना गजब का होगा कि आपको कोई नहीं हरा पाएगा इस सब्जेक्ट में। क्योंकि आपको पहले से पता है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप हमें ये बताओ, जो हड़प्पा नाम का शहर है, जो हड़प्पा नाम का नगर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप देखो बिल्कुल उसको समझा पाओगे कि रावी नदी के पास में स्थित है। हड़प्पा नाम का नगर कहां पर स्थित है? रावी नदी के पास में स्थित है। और प्यारे बच्चों एक चीज और समझा दूं यहीं पे, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड पहले मैं इसको रेड से कर रहा हूं अंडरलाइन। ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, इससे झेलम कहेंगे, नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाली जो नदी आपके सामने है, जिसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे हम चिनाब कहेंगे। लिखा हुआ है सब, मैं सिर्फ कुछ जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। ये जो रिवर है, ये रावी है बच्चों। ये रेड से बना दी थी मैंने, मैं ब्लू से बना रहा हूं इसको। ये रावी है। 3 नदियां देख पा रहे हो, झेलम, चिनाब, रावी। और बच्चों ये सारी की सारी नदियां आकर देखो इस नदी पे मिल रही हैं। नोट करना, जो झेलम है, देखो झेलम भी यहां से देख लो, इसमें आके मर्ज हुई, मर्ज होकर ये पूरी की पूरी नदी यहां आके मिल गई। और यहां कौन सी नदी दिखाई दे रही है हमें? सिंधु। ये रावी है, रावी देख लो यहां पर आती है, यहां पर आ गई। किस पर आ गई? सिंधु नदी में। चेनाब देख पा रहे होगे, यहां से आ रही है। कहां से आ रही है ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे, फिलहाल के मैप की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगे कि सर ये कहां से आ रही है ये भी तो पढ़ाओ, बिल्कुल टोटल कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? पढ़ तो रहे हड़प्पा सभ्यता, पढ़ाने बैठ जाऊं क्या सिंधु नदी? टोटली कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको कंफ्यूज करूं, मैं चाहता हूं चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं आपको पढ़ने के बाद। तो देखो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये, कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी। 3 तो दिखाई दे रही हैं। यहां पे ही लिख रहा हूं, इसे अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना। सतलज, सतलज भी किसकी नदी है? सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की टोटल 5 सहायक नदी हैं। एक का नाम सतलज, एक का नाम रावी, एक का नाम चेनाब, एक का नाम झेलम। और बच्चों एक और नोट कर लेना, व्यास। सिंधु की आपको सिर्फ ये 5 नदियां अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी है। अब आपसे कोई पूछ ले कि रावी नदी के किनारे पर कौन सा नगर स्थित था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा। ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान। ठीक है। मैं जो मेन मेन बातें आपको बता रहा हूं अभी उतना नोट करना, क्योंकि मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाह रहा हूं। और बाकी बच्चों आप जो देख पा रहे हो ये सब पाकिस्तान में है, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये हड़प्पा कहां पे? पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो नदियां हैं ये भारत से जा रही हैं पाकिस्तान में।
ठीक है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो थोड़ा सा माइंड मतलब थोड़ा क्लियर हो जाती है माइंड में चीज़ें मैप को देखने के बाद। बाकी कुछ मैं यहाँ से आपको मैप नहीं समझाना चाह रहा था, मैं तो चैप्टर ही समझाऊंगा पहले आपको, ठीक है। मैप तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पूरा एक इंडिया मैप लेके तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरह हड़प्पा के नगर कहाँ से किस नदी से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लो एक बार, बस देखो काम की बातें और निकल आई। कालीबंगा, अब आपको वहां से देखने से याद हो गया होगा, कालीबंगा मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं। लोथल, लोथल मतलब गुजरात। कालीबंगा और लोथल दोनों कहां पर हैं? ये गुजरात में, ये राजस्थान में। देखो जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज साथ साथ किया करो, याद तभी रहेंगी चीजें। अधिकतर बच्चों से सुनने में ये मिलता है बच्चों मुझे कि सर याद नहीं हो पाता, या याद हो जाता, समझ आ जाता लेकिन लंबे टाइम तक नहीं रहता। तो हम क्या करें बच्चों? कोई दवाई नहीं है, आपको कोई टैबलेट का नाम नहीं बताएगा टीचर कि ये टैबलेट खा लेना और याद हो जाएगा। तरीका एक ही है, आप उसको मल्टी टाइम रिवाइज करो। जैसे जब भी आपके सामने आज के बाद कालीबंगा आए, एकदम दिमाग में क्या बटन दबना चाहिए? राजस्थान। जब भी लोथल नाम आए क्या बटन दबना चाहिए? कि गुजरात। ठीक है, जितना पढ़ा दिया उसको ऐसा मत सोचो इसकी जब जरूरत पड़ेगी तभी इसको रिवाइज करूं, तो इतना याद हो गया है। इसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, इन दोनों जगह पर अग्निकुंड मिले हैं बच्चों, अग्निकुंड मिले हैं। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। कहां पर? कालीबंगा और लोथल में, जहां संभवत यज्ञ किए जाते होंगे। कल्पना है होंगे, क्योंकि चीजें हमें मिली हैं, लिखी नहीं गई हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो चीजें लिखित में हो वो इतिहास है, जो चीजें लिखित में मिली नहीं है बस अनुमान लगा रहे हैं आप, ठीक है, उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह बच्चों, अन्न से भरे हुए भंडार गृह मिले हैं। स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, लोथल में मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं, यानी वहां पर यज्ञ की कल्पना की जा रही है कि वहां यज्ञ किया जाता होगा। चलिए जी, ये देखो, ये है वो स्नानागार जो अभी आप पढ़ रहे थे, जो आपने पढ़ा वो स्नानागार ये है। और ये स्नानागार बच्चों देख पा रहे होगे आप, विशाल सा स्नानागार है। इसमें नीचे उतरने के लिए कुछ स्टेयर्स बनाई गई हैं, ठीक है। ये विशाल सा स्नानागार है। आज भी आप राजस्थान की तरफ अगर जाओगे तो आपको बहुत सारी इस तरह के स्नानागार देखने को मिलेंगे जो प्राचीन टाइम के राजाओं ने बनवा रखे थे, ठीक है। आपको थोड़ी कल्पना, एक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम के जो स्नानागार रहते होंगे वो भी इस टाइम के, आजकल का जो राजस्थान में अभी भी कल्चर में दिखाई देते हैं उनको बावड़ी बोलते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं? बावड़ी। बावड़ी का मतलब वहां पे एक तरह का बड़ा सा तालाब या स्नानागार है, ठीक है। तो राजस्थानी शब्द है बावड़ी। तो राजस्थान में मिलेंगे आपको इस तरह के क्या बहुत बड़े बड़े से स्नानागार देखने को मिल जाएंगे। जयपुर कभी जाओ तो आपको बहुत सारी बावड़ियां देखने को मिलेंगी, वहां से आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। जो घर बने हुए थे वो बच्चों एक या दो मंजिले होते थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तरीका देखो बनाने का, घर का जो आंगन है उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, बीच में आंगन, चारों तरफ क्या? कमरे बनाए गए। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ज्यादातर घरों में क्या होता था? एक अलग ही स्नानागार होता था और कुछ घरों में बच्चों कुएं भी होते थे। मैं अभी आपको बता रहा था कि पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लोगों ने अपने घरों में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जो स्नानागार है उसको आपको क्या समझना है कि स्नानागार का मतलब है जब भी कोई धार्मिक पर्व होता होगा, उस धार्मिक पर्व के दौरान बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वहां पर स्नान करते होंगे। जिस तरह हमारी हर की पौड़ी, जिस तरह हमारे गंगा जी के घाट हैं, उसी तरह का बच्चों क्या था उस टाइम में मोहनजोदारो में क्या था? एक स्नानागार जो बहुत विशाल था। चलिए
यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जो घर का बनाने का तरीका था, बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे बनाए जा रहे हैं। घर जो होते थे 1 या 2 मंजिले होते थे, आजकल की तरह 10-10 मंजिले नहीं होते थे। बहुत ये नहीं कि ये 18 मंजिला मकान है या 20 मंजिला मकान है। बच्चों पहले केवल कितने मकान होते थे? 1 या 2 मंजिले, जिनमें बड़ा अच्छा जीवन था। आजकल का जीवन डेंजर में क्यों है? थोड़ा सा भी भूकंप आने की उम्मीद, या कहीं से ये पता चलता है भूकंप आ सकता है आज रात को, तो हमें अपनी जान की पड़ जाती है, क्योंकि हमारे मकान ही कुछ इतनी ऊंचाई पे जा चुके हैं, हमें खुद का पता नहीं होता। तो पहले के मकान देखो, क्या व्यवस्था बनाई होगी लोगों ने, क्या दिमाग लगाया होगा। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाले आजकल की तरह नहीं है। आप देखते हो वीडियो बहुत सारी वायरल होती हैं आजकल, किस तरह की वीडियोस देखते हो कि व्यक्ति थोड़ी सी बारिश हुई और नाले में चला गया, बाइक के साथ ही चला गया। कोई भी वाहन, किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, उसी के साथ ही आप चले गए। बाय वन गेट वन स्कीम, यानी खुद भी जा रहे हो और अपने व्हीकल को भी लेके जा रहे हो। ठीक है, तो पहले की देखो लोगों ने क्या दिमाग लगाया होगा, कितना दिमाग से काम किया है कि जो नगर थे उनमें ढके हुए नाले थे, नाले के ऊपर कोई ना कोई चीज से उसको ढक दिया। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। हमारी तरह, हमारे इस कल्चर की तरह ये नहीं कि पूरे नाले जो हैं वो भरे रहते हैं, हर टाइम हम दुखी रहते हैं। हमारे नालों की व्यवस्था आपको पता ही है किस तरह की रहती है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। आजकल का पता है, इसमें गलती नहीं है। गलती क्या है? बनाने का तरीका गलत है। मैं किसी सरकार की या किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, बनाने के तरीके की प्रॉब्लम है। पहले के लोगों ने इतना दिमाग लगाया कि नालों में थोड़ा ढलान था कि पानी रुके ना, पानी सीधा दौड़ता हुआ चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ पे तो कोई ढलान जैसा मुझे तो कुछ लगता नहीं, आपको लगता हो तो राधे राधे। अब देखो, ताकि पानी आसानी से बह सके, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया। बहुत अच्छी बात कही है। घरों की जो नालियां थी उनको बच्चों सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया। आज से हजारों साल पहले लोगों ने इतना दिमाग लगा लिया था। ठीक है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। जो सड़कों की नालियां थी वो बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। अब नाले ढक दिए तो बच्चों, कभी ब्लॉकेज हो जाए, किसी तरह से रुकावट हो जाए, तो मेन होल भी तो बनाने चाहिए जिससे देख पाएं या उनकी मरम्मत कर पाएं, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इस पूरी कहानी का मोरल समझ लो बच्चों। इस पूरी कहानी का मोरल ये है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे फेमस बात क्या है? तो नगरीय योजना। सबसे फेमस बात क्या है? नगरीय योजना। नगरों को इतना योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था कि आज भी उतना योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया है जितना योजनाबद्ध तरीके से उस टाइम बनाया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनको तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। तो बच्चों देखो, उस टाइम में क्या बात आपको बताई जा रही है, सोने चांदी का प्रयोग भी होता होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस धातु का, तो सोने चांदी का प्रयोग भी होता होगा बच्चों। उस समय मुहरों का भी प्रयोग हो रहा था, यानी कि मुहरें भी चलती थी। और इनके लिए जो लिखने के लिए लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? इन पर लिखने वाले लोगों को लिपिक। लिपिक भी होते थे, यानी जो मुद्राओं पर, जो मुहरों पर लिखते थे वो लिपिक भी थे। सोने चांदी के आभूषण है तो इसका मतलब सोना चांदी भी रहा होगा। ठीक है, ये बातें पूछी जाएंगी आगे क्वेश्चंस में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो बच्चों ये ऑप्शन में आएंगे, इनसे तो परिचित थे। ठीक है,
बस इतनी बातें काम की हैं जितनी मैं बता रहा हूं आपको कि सोने चांदी के आभूषण पहनते थे। भाई आभूषण पहनोगे तो सोने चांदी इसका मतलब है तभी तो पहनोगे। और लिपिक का मतलब क्या है, उन पर कुछ लिखने के लिए लिपिक भी होते थे। अब ये शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना, लिपिक मतलब जो लोग किसी वस्तुओं पर जैसे कि मुहरों पर कुछ लिखने का काम करते थे उन्हें लिपिक कहा जाता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और एक सेकंड भाई करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। इसका मतलब उस समय के लोग बच्चों पर्यटन पे भी ध्यान देते थे, घूमने फिरने का भी ध्यान था उनको, यानी कि वो लोग पर्यटन के भी आदी थे, यानी कि घूमने का शौक था, सोना चांदी के आभूषण पहनने का भी शौक था। ठीक है, ये सारी बातें आगे चल के क्वेश्चंस में हमें दिक्कत ना करें, इसलिए इसको आराम आराम से समझते चलो। ये सब इमेजेस उसी टाइम की हैं, आप देख पा रहे होगे मोहनजोदड़ो की एक सड़क, वो जो ऊपर चली गई वो सड़क है, देख पा रहे हो आप। ये सड़क बनती हुई है और ये बच्चों सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। ठीक है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, इनकी बात कर रहे हैं वो। एक सेकेंड, देखो क्या लिखा है, एक बार समझ लो इसको। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, लेफ्ट साइड ये हड़प्पा की एक मोहर। उसके बाद बच्चों क्या कहा जा रहा है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने। एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अब तक भी अगर ये लिपि पढ़ी नहीं गई बच्चों, तो जो लिपि पढ़ी नहीं जा रही है, मतलब जिसको पढ़ने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बच्चों क्या नाम दिया गया, भाव चित्रात्मक। यानी हड़प्पा की जो लिपि थी उसको क्या नाम दिया गया, भाव चित्रात्मक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें जो बुक में हमें नहीं दिखाई दे रही, मैं साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं, नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। नगर और नए शिल्प, इसके बारे में पढ़ते हैं। बस चैप्टर मुश्किल से 1 पेज या 2 पेज का बचा है। कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कि सोना और चांदी, इसका मतलब बच्चों भर भर के सोना चांदी था इन लोगों के पास, बड़े रईस लोग रहे होंगे। शंख, तांबे, कांसे, ये सारी चीज अगर पूछ ले कि इनमें से किससे परिचित थे या नहीं थे, तो ये सब आपके सामने आ चुका है, इनसे आप बता सकते हो परिचित थे। पत्थर से भी देखो, पत्थर से बनी ये चीजें, शंख मिला, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, तांबा और कांसे से क्या बनाए गए बच्चों, औजार बनाए गए। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, तांबा और कांसा वर्ड दिया बच्चों उसने, देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो लोग थे जिन्होंने तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनाना सीखा, यानी कांसे की खोज की। सीटेट में क्वेश्चन आता है बच्चों, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांस्य युगीन क्यों कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम है हड़प्पा सभ्यता का। कांस्य युगीन इसलिए बोलते हैं, कांसा बनाना सीखा। कांसा किससे बनाया, टीन और तांबे को मिलाकर। तो तांबा और टीन मिलाकर क्या बनाना सीख गए, कांसा, और कांसा बनाने की वजह से नाम क्या पड़ा, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता, एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा नाम आपके सामने क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आप सोच के देखो, सोने और चांदी से गहने तो चलो आज भी लोग पहन रहे हैं, भाई बर्तन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के पास सोने और चांदी के बर्तन भी होंगे।
ठीक है, सोना चांदी तो आजकल लोगों को पहनने तक को नहीं मिल पा रहा है और ये लोग उन बर्तनों में खाना खा रहे हैं। तो आप सोच के देखो कितने हाई क्लास के लोग रहे होंगे, तभी तो इनकी नगरीय योजना इतनी अच्छी रही, क्योंकि लोगों का माइंड ही इतना अच्छा था। माइंड तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आपने देखा फिनलैंड दुनिया का सबसे नंबर 1 खुशहाली लिस्ट में आता है और पिछले 6 सालों से आ रहा है। तो वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब लोग हैप्पी रहेंगे, कूल रहेंगे, तो बच्चों डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। हमारे यहाँ पे अगर लोग खुश रहने लगेंगे तो बच्चों डेवलपमेंट कुछ हाई क्लास का होगा, अच्छी तरफ होगा। डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है इंसान की सोच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन लोगों के डेवलपमेंट की वजह, मैं तो बार बार यही कहूंगा, सोना चांदी भर भर के था, बर्तनों में था। बर्तन भी मतलब किसके बनाए जा रहे हैं? सोने चांदी के। जब आपका खाना शाम के टाइम, सुबह के टाइम सोने की थाली में आएगा, तो बच्चों मुझे लग रहा है कि खाने से ज्यादा खुशी तो सोने की थाली को देख के हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पत्थर, इधर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कुछ काम का होगा तो बताऊंगा आपको। देखो ये चीजें आपको लिखनी है। क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है जैसे अधिकतर, पहले यहां से देखना, हड़प्पा के नगरों से प्राप्त क्या हुआ है? पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली, पुरातत्वविद लोगों को जो चीजें मिली वहां पर, क्या मिली हड़प्पा की खोज में, उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ये पूरी लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये लिखनी है। कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब यहां तक के डाटे को छोड़ना नहीं है बच्चों, लिखना है। और ये लाइन भी नहीं, यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक है बच्चों। ठीक है, आगे देखो। पत्थर के, ये ऊपर की बात कर रहा है, पत्थर के बाट देखो, ये तो पत्थर के बाट है बच्चों जो मिले हैं। उसके बाद कितने कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल पासे की शेप में पत्थरों को काट कर कैसे बनाया गया होगा। कितने सुंदर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो आज से कई हजार साल पहले की सभ्यता के पत्थर हैं। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। किस पत्थर से बनाया गया? चर्ट से। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। यानी कि जब सोना चांदी तुलता होगा तो इन पत्थरों को बाट की तरह प्रयोग करके तोला जाता होगा। मध्य में बाएं, यानी इस तरफ की बात करें तो मन के, ये बच्चों क्या थे? मन के थे। देखो यहाँ पे बताया गया था, यहां मिली जो हड़प्पा की खोज में सबसे आकर्षक, सबसे अट्रैक्शन करने वाली चीज थी, वो क्या थी? मन के है, बाट है और फलक है। तो आपको बाट मैंने यहाँ पे समझा दिया है, मन के ये हैं और ये बच्चों फलक है, लिखा भी होगा। देखो पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए जाते थे। पत्थरों को काट कर उनको तराश कर, यानी कितने हाई क्लास के कलाकार लोग रहे होंगे, कितने अच्छे उस समय के लोगों की कला रही होगी कि जिन लोगों ने पत्थरों को काट कर ये सब चीजें बनाई। चलिए जी ध्यान दो, बस कुछ चैप्टर और बचा है, पूरे रिदम के साथ लगे रहो। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, मैं बता चुका हूं आपको। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर सामने लिखा है, मोहनजोदड़ो से। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखो, ये वस्त्र ही तो हैं, कढ़ाईदार जो वस्त्र बनाकर उसको पहना रखा है, ये वस्त्र है। ठीक है, व्यक्ति की आपको एक इमेज दिखाई गई जिससे आपको पता चले। ये हमें इमेज मिली है, कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। इसको कैसे कपड़े, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूरें बनाते थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखना है। अब तक मेरे हिसाब से 10 या 12 लाइनें बनी होंगी जो इंपॉर्टेंट है, बस इसे भी ऐड ऑन करना। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। यानी कि देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूरें बनाते थे, एक बात तो ये हुई। इन आयताकार मोहरों पर, मतलब इन मोहरों पर जो चित्र बने हुए हैं बच्चों, वो जानवरों के चित्र बने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
वहां के लोगों का क्या शौक था, जो भी बर्तन बनाएंगे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के होंगे, यानी बर्तन लाल मिट्टी के और डिजाइनिंग काले रंग की हुई होती थी उन पर। चलिए भाई, उम्मीद क्या करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं समझ आ गया होगा। जब इतना आराम से आपको समझाया जा रहा है तो बिल्कुल एक एक कहानी की तरह आपको चीजें समझ आ गई होंगी, याद ही हो गई होंगी। विश्वास पर दुनिया कायम है, हम भी कायम रहेंगे। देखिए, संभवत 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां से यहां तक पूरा लिखना है। कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, मोहनजोदड़ो से, अभी देखो व्यक्ति की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहां प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में। कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। एक बात तो बच्चों, ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको किसी ना किसी वीडियो में, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया है, तो तांबे का खोज किया है। मतलब खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा है। तांबा तो भर भर के था ही, लेकिन मैं तो बार बार एक ही चीज आपको बताया जा रहा हूं कि सोने चांदी की भी कोई कमी नहीं थी। तो लोगों की नगरीय व्यवस्था तो बच्चों अपने आप ही अच्छी हो जानी है। जब इतना ज्यादा सोना चांदी, खाने की थाली में सोना चांदी, पहनने के लिए आभूषण सोना चांदी के हों, तो बच्चों उनकी नगरीय यानी उनका दिमाग जो है वो काम करने में बिल्कुल ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पक्की ईंट, पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना बताया है। इसके भी नोट्स बना लेना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। बस जी, एंड में पहुंच रहे हैं बस हम। देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ये बात तो हमें अभी भी पता है, इसको थोड़ी पढ़ने की जरूरत है सीखने की। भाई स्पेशलिस्ट क्या होता है, विशेषज्ञ क्या होता है। जैसे कि मान लो दांतों का विशेषज्ञ, यानी दांतों का स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, डेंटिस्ट है, यानी वो दांतों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अब ऐसा थोड़ी आप भरोसा अपने दोस्त पे करते हो, तो आपका दोस्त कहे आपकी दाढ़ में दर्द है, चल 2 मिनट के लिए आंख बंद कर और मैं अभी तेरी दाढ़ निकाल देता हूं। आप बिल्कुल भी कितना भी भरोसा करते हो, लेकिन उससे अपनी दाढ़ या आपकी आंख में दर्द है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उससे ठीक थोड़ी ना करा लोगे। आप जाओगे किसके पास, विशेषज्ञ के पास। क्योंकि बच्चों आपको एक बात का पता है कि उसने अपने क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, उसको पता है, तजुर्बा है। तो इसी तरह आप लोगों को इस शब्द का पहले से पता है, तो इस पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है यानी ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ दिया है वो आगे चलो देख लेंगे। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है इस पृष्ठ पर। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, जिससे हम अनुमान लगा रहे हैं। हमें चीजें मिली हैं, अवशेष मिले हैं, कुछ चीजें हमें खुदाई में मिली, तो हमने उसके आधार पर अनुमान लगा लिया कि शायद इतने साल पहले ऐसा हुआ करता होगा। तो देखो, जो पत्थर को तराशना या मन के चमकाना, जरूरी नहीं है इसको मेल कैंडिडेट ही करते हो सकता है फीमेल भी करती हो। अब इसमें कुछ ऐसा लिखा तो था नहीं, किसी भी कोई चीज मिली हमें ये थोड़ी बता रही है वो चीज कि इसे हमें मानव ने, मतलब इसे हमें पुरुष ने बनाया है या फीमेल ने बनाया है, हमने तो अनुमान लगाया है बस। तो जिस तरह जैसे आज महिला और पुरुष दोनों व्यक्ति हर फील्ड में है, जैसे कि आप देख रहे हो कि टीचर भी महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, तो बच्चों डॉक्टर भी होते हैं। तो इस तरह हो सकता है इस तरह के विशेषज्ञ उस समय दोनों रहे हो या कोई एक रहा हो। तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको हम बोल दें कि पुरुष थे या महिलाएं थी, कुछ नहीं पता, आइडिया लगाया जा सकता है बस। ये बच्चों फेयंस शब्द जो आया था उसके बारे में लिखा हुआ है।
चलो 1 मिनट इसको भी दे देते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये सबको पता है। शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, जैसे समुद्र के पानी वगैरह में, नदियों के पानी वगैरह में शंख मिलते हैं, ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बच्चों। यानी पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप में मिल जाएंगे, फेयंस नहीं मिलेगा। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाने के बाद उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये इतना सा जो स्टेटमेंट है उसमें से, इस पूरी कहानी में से आपके लिए ये काम की बात है। आप ये लिख सकते हो कि फेयंस से जो उस समय में मन के बनते थे, चूड़ियां बनती थी। ये हमसे कोई नहीं पूछ रहा है कि फेयंस बच्चों समुद्रों में पाया जा रहा है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। ये बात लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसानों के द्वारा पैदा किए गए क्या, कपास को कच्चा माल कहते हैं। अच्छा, कपास से मुझे याद आया, अभी इससे पहले भी कपास का जिक्र हो चुका है चैप्टर में। बच्चों कपास की खेती भी इन्होंने सबसे पहले की है, यानी विश्व में सबसे पहले कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय इस वजह से बच्चों इस सभ्यता का एक नाम और पड़ा, यहां पे लिखता हूं, कपास युगीन सभ्यता। अब तक मैं आपको इसके 3-4 नाम बता चुका हूं। एक तो हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता, एक कपास युगीन सभ्यता। चारों नाम लिख लेना। आगे कुछ बातें और बची हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। बच्चों व्यापारी भी थे। आप इस बात को दोबारा समझो, हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी। कपास तो वहीं मिल जाता था, उगाते थे उसको, फसलें मिल जाती थी, उगाते थे। लेकिन जो तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि इन सब चीजों को बाहर से लाया जाता था, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से कर रहे हैं, आज का जो राजस्थान है, यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी क्या ला रहे हैं, तांबा। बिल्कुल नोट्स में डालना बच्चों इस बात को। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या थी, टीन, पढ़ चुके हम पहले। आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी जो टीन है उसका आयात कहां से हो रहा है, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात। बच्चों ये पूरा डाटा आपके काम का है, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो जी, थोड़ा सा चैप्टर और बचता है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, वे और जानवर पालते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे इस
चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। बच्चों ये फसलों की बात की जा रही है, आपने धातुओं की बात तो कर ली, अब बात है खाने पीने से रिलेटेड। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, इन सब की खेती की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। वर्ग कोई भी हो, जैसे उन्होंने कहा किसान वर्ग करता था, और देकर किसको आता था, वहां के शासकों को, लेखकों को, दस्तकारों को, जो प्रोफेशनल्स थे उनको देते थे। उनको जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, मतलब हमें अवशेष में ये तो नहीं मिले, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। हड़प्पा क्षेत्र में बच्चों बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। आइडिया लगाया है, अनुमान लगाया है। पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, पशुओं की बात, धातुओं की बात कर चुके हो, फसलों की बात कर चुके हो, पशुओं की बात कर रहे हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। गाय भी थी, भैंस भी, भेड़ भी और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। मवेशी का मतलब बच्चों यहाँ पे जानवरों से है। वे बेर जैसे फलों को, जो बेर होता है जिसको बेर को हम खाते हैं, वो फल भी थे उस टाइम, फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। बच्चों शिकारी भी थे लोग, और मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए मछलियों को पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। इनके सारे जो भी शौक थे, इनके जो सारे काम थे, वो सारे आपके सामने आ गए हैं। कि इस धातु का प्रयोग करते थे, खाने पीने में क्या था, फसलें कैसी थी, ये सब चीजें आ गया। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके, कच्छ कहां पे पड़ता है गुजरात में, कच्छ के इलाके में खदीर बैत के किनारे धोलावीरा, धोलावीरा भी बच्चों कहां पर है, गुजरात में। ये पूछा जाता है, हड़प्पा का नगर है, धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कहां की जमीन उपजाऊ थी, धोलावीरा की। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा था। स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये बात समझाई गई थी कि अधिकतर भागों को बच्चों 2 भागों में बांटा जाता था, लेकिन धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। सारी बातें धोलावीरा से पूछी जा सकती हैं, मतलब ये बातें पूछी जा सकती हैं आपसे कि ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, वो कौन सा नगर था। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, मतलब बड़े बड़े प्रवेश द्वार किसके बाहर बनाए गए थे। ठीक है, इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे आज की डेट में रामलीला मैदान हो गया हमारे आज के कल्चर में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहूर्त जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो बड़ी खास सी बात है धोलावीरा से रिलेटेड बच्चों, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, यहां से क्या मिला है, एक अवशेष भी मिले हैं जो बड़े बड़े अक्षरों में, ज्यादातर किसमें मिले हैं, छोटे छोटों में। गुजरात की खंबात की खाड़ी, गुजरात में खंबात की खाड़ी और गुजरात में कच्छ। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, साबरमती बच्चों यहाँ पे क्या किसको बोला गया है, नदी को। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल नगर किस नदी के, एक साबरमती नदी, साबरमती की जो नदी थी उपनदी, उसके नगर पर बसा था, उसके किनारे पे बसा था, उसके किनारे पे बसा था बच्चों, सॉरी, ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन था, लोथल। ठीक है, बड़े काम की बातें आपको बता दी जा रही हैं यहाँ पे। जहां कीमती पत्थर जैसा
कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं जैसे बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मेहरबंदी गीली मिट्टी पर, ये देखो बंदरगाह भी आ गया जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था मैंने। लोथल का बंदरगाह यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। बंदरगाह किसे बोलते हैं बच्चों? जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, समुद्र का किनारा। जैसे हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं, इस तरह समुद्र का स्टेशन मान लो बंदरगाह है। ठीक है, चलिए जी। यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवत मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहां मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसको बच्चों खुद पढ़ लेना, कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसमें समझाने लायक जैसी बात हो। आगे देखते हैं, सभ्यता के अंत का रहस्य। चलो अंत पे आ गई है बात, थोड़ा समझ लो इसको। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अभी पढ़ रहे थे कितने प्यारे प्यारे बाट बने थे, मोहरे थी, लेखन की चीजें थी, और एकदम से बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। अभी तो भर भर के हो रहा था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। इतने अच्छी व्यवस्था वाली जगह पर भी कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। आपको पता है जल की व्यवस्था कितनी अच्छी की गई थी, घरों में भी कुएं थे, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, यानी कि सड़कों को भी घेर लिया गया। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। आइडिया लगा रहे हैं लोग, कंफर्म कुछ भी नहीं है, बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसके अंत के, जो सभ्यता खत्म हुई ना, उसके अंत के बहुत सारे, जैसे कि विनाश किस वजह से हुआ, जंगलों का विनाश हो गया होगा। अब लोगों के पास तो बहुत सारे मवेशी थे, बहुत सारे जानवर थे, तो उनको लेकर शायद कहीं और चले गए हो। एक तो ये आइडिया लगाया जा रहा है। दूसरा बच्चों क्या आइडिया लगाया जा रहा है इन कारणों से कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। भाई बाढ़ भी आ सकती है क्योंकि नदी के किनारे तो बसा था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बसा था। तो ये भी आइडिया लगाया जा रहा है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हमने किसी ने देखा कुछ नहीं है वहां पर। और बच्चों सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। अभी आपने देखा बहुत अच्छे से बसाफत की बात करते, उजड़ने की बात हो रही है, यानी समाप्ति हो गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल क्यूरोसिटी के साथ रेडी हैं पढ़ने के लिए कि आगे जो भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर रहा हमारा, वो चैप्टर कौन सा रहा आप सबको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ लिया है। आरंभिक नगर है, सबसे पहला आरंभिक नगर कौन सा है भारत के लिए? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ के और कुछ ना कुछ कमेंट्स करके बता देना कि अगर आपको लगे कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, चीजें याद हो गई। हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बिल्कुल मैप क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह की रही होगी। इन बुक को इतने शिद्दत से लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है, सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने एनसीईआरटी बनाई है। क्योंकि उन्होंने इस आधार पर, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि आजकल मान लो हम नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ लिखते चले गए, लिखा भी इस आधार पर है कि हर व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते समझ आ जाए।
ये नहीं लिखा कि इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ जाए, पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाए, ऐसा लिखा है। तो इन लोगों को बच्चों बिल्कुल बहुत नॉलेज थी, बहुत शिद्दत के साथ, इमेज के साथ, हर चीज़ आपको एक अच्छे लेवल पे समझाई गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।